आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की पहले आप डेट डाल दीजिए। आज की डेट है 26/08/2020। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वेक्टर्स कॉन्टिन्यूएशन। वेक्टर्स कॉन्टिन्यूएशन, इसमें सारे तरह के वेक्टर्स आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो, और पता नहीं अभी आप कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को एक बार लिख लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो होता है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था किसी भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स इस रिलेशन को मैंने बताया था आप हर जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बोथ वेज वैलिड होता है। लेफ्ट से राइट में भी लिख सकते हैं, राइट से लेफ्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। ये इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पे a b c ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, और अगर आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वगैरह लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेने पर हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है। उसमें a डॉट बी और b डॉट a अपीयर होगा, वो दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए वो 2 टाइम्स हो जाते हैं। और जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को हम लोग इतना ज्यादा यूज करेंगे कि पूछो नहीं। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये हो गया रिलेशन। अब लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इनको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अभी तो हम एकदम छोटा क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर which the angle between vectors, एक आपका है वेक्टर a, वो है 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप, एंड दूसरा वेक्टर है वेक्टर b इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x के कैप is obtuse। तो ये बेटा क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b इज obtuse। तो हम पहले से जानते हैं कि यदि obtuse एंगल होता है तो obtuse एंगल के केस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल के केस में एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो cos 90 से बड़ा एंगल अगर हम लेते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और उसका cos, उस एंगल का cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर हम a और b के बीच का एंगल का बात कर रहे हैं तो कभी भी एंगल निकालने की बात हो तो दो तरह के रिलेशन आपके पास होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट से एंगल का जिक्र करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होगा a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा। मॉडुलस को सीधा आप a लिख दीजिए। उसके बाद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो cos थीटा होगा वो होगा a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a, या ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ b, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये जो थीटा है, थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब ये 90 से बड़ा एंगल है। अब 90 से बड़े एंगल के लिए cos, अगर थीटा आपका 90 से बड़ा हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ASTC से। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो यानी आप क्या रिलेशन यूज करेंगे, आप कहेंगे a डॉट b
अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये भी क्या होगा, ये भी लेस देन 0 होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और ये आपका आंसर कुछ ना कुछ बता के देगा। अब जब डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, जब डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जैसे मॉडुलस वगैरह हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटीज जो होती हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6 टाइप की जो होती हैं, उनको हम लोग इनइक्वालिटी में रहें या न रहें उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी रूल होता है कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज इनइक्वालिटी में है तो उसको आप हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा a डॉट बी लेस देन 0। अब आप वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट तो आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास अपनी कॉपी में देखिए ऊपर वेक्टर a भी लिखे है और वेक्टर b भी गिवन है। तो इनका जब बेटा हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेने पर ये बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा 14x² माइनस 8x प्लस x लेस देन 0। तो बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट लेने पर रिलेशन आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें हम 7x कॉमन लेंगे, अंदर आएगा 2x माइनस 1 लेस देन 0, ये आ जाएगा। अगेन 7 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप उसको लिखे या ना लिखे ये आपकी मर्जी है। तो बच्चों ये आपके पास एक रिलेशन निकल करके आ गया है, x इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब बच्चों ये एक इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने आपको जो मेथड बताया है उसी को यूज करेंगे। क्या मेथड बताया है कि इनइक्वालिटी कोई भी हो उसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान मेथड होता है, दोनों फैक्टर्स को जीरो कर देते हैं और जो उनके क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उनको नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो एक से 0 आएगा और एक से हाफ आएगा। उसके बाद आपको जो मेथड सिखाया है उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है और फिर प्लस आता है। और आप क्या करेंगे, आपको सीधा सा छोटा सा काम करना है कि यहां पर आपको लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 कौन सा रीजन होगा, 0 से हाफ वाला, क्योंकि जहां पर माइनस होता है वो लेस देन 0 होता है और जहां पे प्लस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो आपको लेस देन 0 वाला चाहिए, तो आपका x जो होगा वो 0 से हाफ होगा। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर अगर x 0 से हाफ के बीच में लाई करेगा तो उन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर x की किन वैल्यूज के लिए, यानी कि 0 से हाफ के लिए ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने किया, क्योंकि यहां तक आप तभी पहुंचे जब आपको पहले से पता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 वेक्टर्स। क्वेश्चन है 3 वेक्टर्स गिवन है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, तीसरा है वेक्टर सी। आर यूनिट वेक्टर्स such that a plus b plus c is equal to 0। तो आपके पास एक रिलेशन गिवन है कि abc यूनिट वेक्टर्स हैं such that a plus b plus c equal to 0। find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन बेहद आसान है। आपके पास गिवन है कि ए बी सी तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं और अगर यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो उनका मॉडुलस क्या होता है, उनका मॉडुलस 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमने आपको क्लियर कर रखी है कि इनका मॉडुलस क्या होता है, 1। और बच्चों आपके पास एक रिलेशन और गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है। क्या गिवन है, लिखिए a प्लस बी प्लस सी आपको 0 के बराबर गिवन है, जिसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। तो दिस इज द a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम बच्चों इस रिलेशन में अगर हम लोग क्या कर दें, आगे लिख दें टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस या मॉड
छोटे में मॉड भी लिख सकते हैं, बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो ये किस तरह से क्वांटिटी नजर आएगी, ये आएगी a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 का मॉडुलस। अब 0 का मॉडुलस तो 0 ही होता है। और बच्चों अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर दें, क्योंकि आपको जो क्वांटिटी चाहिए वो तभी जनरेट होगी जब यहाँ पर मॉडुलस का स्क्वायर होगा। तो बच्चों देखो हमने ये मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया और 0 का मॉडुलस तो 0 ही होता है। अब बच्चों इसको आप ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मॉड a मॉड b मॉड c इन तीनों की वैल्यूज क्या है? 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a क्या आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा। a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा -3/2। तो बच्चों आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए आपने किस तरह से वैल्यू निकाली और आपने a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस को यूज किया है और तभी क्वेश्चन ये हुआ है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको हम इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं। आपके पास गिवन है फिर से 3 वेक्टर्स, आपके पास क्वेश्चन है 3 वेक्टर्स a b एंड c, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई द कंडीशन, और कंडीशन आपकी क्या है? कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है। अब आपको एक क्वांटिटी एवेल्युएट करनी है, जो क्वांटिटी एवेल्युएट करनी है उसका नाम है म्यू, वो है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये म्यू नाम की क्वांटिटी आपको एवेल्युएट करनी है और आपके पास रिलेशन गिवन है मॉड a इज इक्वल टू 1, मॉड b इज इक्वल टू 4 और मॉड c इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन आपके पास गिवन है। अब आप इस क्वेश्चन को करिए, किस तरह से करेंगे? कहेंगे सर सबसे पहले हम वही मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। आपके पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम मॉडुलस ले लेंगे तो दोनों तरफ मॉडुलस लेने पर बिल्कुल वही स्टेप आएगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेप आया था। 0 का मॉडुलस 0 होता है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, मॉड 0 0 फिर 0 का स्क्वायर 0। अब इसको ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर। अब तो ये आपको लर्न हो गया होगा। लर्न हो गया है तो आप अपनी कॉपी में खुद से भी लिख सकते हैं और आपसे जो पूछा गया है वो आप इवैल्यूएट कर लीजिए। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास मॉड a भी गिवन है 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, मॉड b गिवन है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है और मॉड c गिवन है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, इसको आप न्यू मान लीजिए, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से अब आप न्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। जो आपका न्यू आएगा वो आएगा -21/2 और ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वेक्टर्स में हम लोग ये सब यूज करते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपके पास ABC 3 वेक्टर्स दिए हैं, मतलब आपके पास अब रिलेशन गिवन है कि मॉड A आपके पास गिवन है 3, मॉड B आपके पास गिवन है 4 और मॉड C आपके पास गिवन है 5 और इसमें गिवन है
if each one is perpendicular to the sum of other two vectors, then prove that a प्लस बी प्लस सी का जो मॉडुलस है वो क्या है 5√2। तो बच्चों यहां पर देखिए आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है मॉड ए 3 है, मॉड बी 4 है, मॉड सी 5 है और दिया है हर वेक्टर बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है। यानी अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन बहुत ही क्लियर कट है। मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो सॉल्यूशन हुआ कि जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि बी प्लस सी का भी सम एक वेक्टर होगा और ए भी वेक्टर्स है, और वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट मैंने पिछले टाइम पे आपको बताया था 0 होता है। वो आपने प्रॉपर्टी यूज की तो आपके पास यहां से आ गया a डॉट बी प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। सिमिलरली जो वेक्टर b है वो भी परपेंडिकुलर है अदर दो के सम के, यानी a प्लस सी के, यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा। यानी जो b वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट a प्लस सी से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से भी एक रिलेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा b डॉट a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बेटा आप तीसरे के लिए भी यही कंडीशन बना सकते हैं और बना करके आप अपनी कॉपी में खुद कर लेंगे। आप देखेंगे जो c होगा वो परपेंडिकुलर है b प्लस a के, क्योंकि इसमें गिवन है क्वेश्चन में। तो आप सिमिलरली करके आप इसको कर लीजिए तो ये बन जाएगा c का जो डॉट होगा b प्लस a से जो c का डॉट होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा b डॉट सी प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब आप एक काम कर लीजिए, काम ये कर लीजिए क्योंकि आपको a डॉट बी प्लस a डॉट सी ये सब रिलेशन चाहिए होते हैं a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस के स्क्वायर में। तो आप इसको जो है सम कर दीजिए, जो तीन इक्वेशंस बनी है इनको आप सम कर दीजिए। जब बच्चों आप इनको तीनों को सम करेंगे तो सम करने पर आपके पास एक रिलेशन निकल के आएगा। देखिए तीनों को सम करिए, जैसे ही सम करेंगे तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। चेक कर लीजिए 0 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों आपके पास एक रिलेशन आ गया कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या है 0 आप निकाल चुके। ठीक है, अब बच्चों पता है आपको वैल्यू किसकी निकालनी है a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस की। अब आप कहेंगे सर वो तो बहुत इजीली निकल आएगी, क्योंकि सर a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है वो होता है मॉड a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, मॉड b स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मॉड c स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जो भी रिलेशन है वो 0 में चला गया। तो बच्चों यहां से आपके पास रिलेशन आ गया a प्लस बी प्लस सी के जो वैल्यू है ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 का मतलब होता है 5√2। इसका मतलब जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं हेंस प्रूफ। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। ये मैंने दोबारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से लगा दिया है। तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बस आपको दोबारा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है इफ ए बी सी
are three mutually perpendicular vectors of equal magnitude prove that A plus B plus C is equally inclined with vector A, vector B and vector C। ये ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द एंगल, एंगल भी आप बता सकते हैं कि इक्वली इंक्लाइंड है तो कौन से एंगल पर सबके साथ सेम एंगल ये बना रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर कट मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, मैंने बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज की है। मैंने लिखा है ए बी सी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड दिया गया है, ये नहीं दिया गया है कि ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर होते तो इनका मैग्नीट्यूड हम 1 के बराबर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गिवन है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने मान लिया ये लैम्डा है। मान लो लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर ही। उसके बाद दिया है ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे से बनाते हैं 90 डिग्री, इसका मतलब ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट सी हो चाहे सी डॉट ए हो, ये सब किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। क्या होगा? 0। अब बच्चों यहां पर हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर, जाहिर सी बात है 3 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा। अब a प्लस बी तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने आगे कंटिन्यू कर दिया है। अब बच्चों आपको एंगल निकालना है a प्लस बी प्लस सी का। किससे एंगल निकालना है? एक बार a के साथ, एक बार b के साथ, एक बार c के साथ। तो पहले हम a के साथ एंगल निकालते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे a के साथ, तो ये हो जाएगा a, बताया था ना डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b cos थीटा, ये हो गया cos थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू सब आप पुट कर लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा, cos थीटा निकल आएगा। सबसे पहले जब आप लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर। मॉड ए का स्क्वायर मतलब ये क्या बन गया? लैम्डा स्क्वायर। और a डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये वाली क्वांटिटी जो है ये भी लैम्डा है, और मॉड ए ये भी लैम्डा है, और a प्लस बी प्लस सी √3 लैम्डा है। a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस √3 लैम्डा है इंटू cos थीटा। तो बच्चों जब आप यहाँ पे cos थीटा निकालेंगे तो वो आएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन √3 लैम्डा स्क्वायर। दैट मींस cos थीटा आ गया 1 अपॉन √3। तो बच्चों यहाँ से जब आप एंगल लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। तो बच्चों ये आपका एंगल निकल के आ गया। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी किस तरह से आपने a प्लस बी प्लस सी का एंगल निकाला a के साथ। अब बच्चों आप एक काम कर लीजिए, सिमिलरली आप a प्लस बी प्लस सी का एंगल निकालिए b के साथ। तो एंगल निकालने का वही सेम कंसेप्ट, डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो हो जाएगा
मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए डॉट बी 0 हो जाएगा, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर वो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, सी डॉट बी 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू √3 लैम्डा है और बी की वैल्यू मॉडुलस की लैम्डा है कॉस थीटा। अगेन बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा जो आएगा वो 1/√3 आ जाएगा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलर बच्चों जब आप सी के साथ भी निकालेंगे तो यही सेम एंगल आएगा, तो आपने एंगल निकाल भी लिया है और देख रहे हैं ये एंगल हर जगह सेम आ रहा है, उसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ इक्वली इंक्लाइन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, और क्वेश्चन आपका ओवर हो चुका है। तो आप तीसरा स्टेप खुद से कर लीजिएगा, यानी एंगल्स खुद निकाल लीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे आपको बताया, ये आपको समझना काफी जरूरी था। तो मेरी आवाज आ रही है ना पूरी? यस सर। ओके। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड वेक्टर, वेक्टर्स के स्टैंडर्ड पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वेक्टर्स के स्टैंडर्ड्स पता होना बहुत ही जरूरी है। तो किस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं देखिए। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आगे कंटिन्यू करने से पहले हम आपके सामने एक ट्रायंगल बनाते हैं। जरा ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। दिस इज ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का हम एक एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लेते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ए बी सी, आप ट्रायंगल का इस तरह से नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लेकिन अगर आप इस तरह से ना लिख करके उसके पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने कैसे सिखाया था कि इसको ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? ओरिजिन। इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए है, इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक। और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो आप ध्यान से देखिए आपने यहां पर क्या किया है। तो ये आपका जो वर्टिसेस है कैपिटल ए, उसका पोजीशन वेक्टर है ए और बी का पोजीशन वेक्टर है बी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए? तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हमने कहा आप सोचो कैसे निकालोगे? तो हम कहोगे सर इसका एक तरीका है। तो कहा क्या तरीका है? सर ट्रायंगल का एरिया अगर आपको वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो आप इससे ऐसा करिए कि पहले ओए वेक्टर जो है उसका मॉडुलस निकाल लीजिए। तो मॉडुलस क्या होगा उसका? ए ही तो होगा। क्या होगा? ए ही तो होगा। ओबी वेक्टर का मॉडुलस, अगर उसका पोजीशन वेक्टर बी है तो उसका मॉडुलस बी होगा, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। किस तरह से क्लियर है जरा देखिए बच्चों। अगर ये वेक्टर b है, मतलब अगर आपके पास हाइपोटेनियस गिवन है कि ये वेक्टर b है, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि थीटा के पास वाला होता है cos थीटा और थीटा से दूर वाला होता है sin थीटा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है b cos थीटा। ये वैल्यू क्या है? b cos थीटा। सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या है? b cos थीटा। ये b cos थीटा है? नहीं भाई, ये तो थीटा के दूर वाला है। ये क्या होगा? b sin थीटा। याद रखिए भाई, ये b sin थीटा है, क्योंकि मैंने आपको ट्रायंगल बना के फिजिक्स में काफी बार सिखाया है कि हाइपोटेनियस गिवन हो तो नीचे वाला होता है, यानी ओए की तरफ वाला होगा cos थीटा और परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा sin थीटा। तो बस आपका काम खत्म हो गया। अब आप इस ट्रायंगल का एरिया देख लीजिए, वो आप लिख चुके हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है?
ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो बेटा यहाँ पर बेस कितना है? तुम कहोगे उसकी लेंथ है a। अगर हम मॉडुलस के टर्म्स में लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं, मतलब वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a को मैं a ही लिख देता हूं, ठीक है ना? ओके, हाइट क्या है? आप कहोगे b sin थीटा, यही तो है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी आपने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप ध्यान से देखें कि मैं जो नीचे सबसे लिख रहा हूं, और आपको ये रिलेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि A क्रॉस B क्या होता है। ध्यान से देखिए, A क्रॉस B क्या होता है, तो आप लिखेंगे सर जो A क्रॉस B होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B साइन, और एक वेक्टर आता है नीटा कैप, वो डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर। और अगर हमने कहा दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, तो तुम कहोगे सर मॉडुलस लेने पे बन जाएगा ये A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A को आप A ही लिख सकते हैं, वो तो मॉडुलस पहले से ही है, इसको B लिख दीजिए, साइन थीटा एज इट इज रहेगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। क्योंकि जब आप मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस x y z होता है, तो उस तरह से स्प्लिट हो जाता है, मॉड x मॉड y मॉड z, तो सभी के ऊपर मॉडुलस आए एक एक करके। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया कि मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B क्या है? वो है AB साइन थीटा। और अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो आज के बाद आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे कि सर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो बहुत ही आसान तरीके से लिखा जा सकता है, वो होगा 1/2 मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। क्या होगा? 1/2 मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो मैं आपको अलग से भी लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, वो होगा मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, पहले निकाल लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर बन गया, और आपको ध्यान देना होगा कि हाफ ऑफ A क्रॉस B का जब हम मॉडुलस लेते हैं तो आपका आंसर निकल करके आ जाता है। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं, यानी हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये पैरेललोग्राम आपकी स्क्रीन पे बन रहा है। दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सभी बच्चे जानते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसको O मान लीजिए, ये A, ये B और ये C। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है। B का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है। A का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर, ये आपको क्लियर है? इनके बीच का एंगल थीटा भी आपके पास गिवन है, ठीक है? अब आप क्या चाहते हैं? पैरेललोग्राम का एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए अब आप एक काम कर लीजिए, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो हाइट के लिए अभी हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है जिसका नाम है BD। क्या नाम है? BD। तो अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो हम समझ गए, क्योंकि सर जो OB वेक्टर है उसकी लेंथ होगी उसके मॉडुलस के बराबर, यानी ये लेंथ है B। तो सर बेस होगा B cos थीटा। बेस से सर मतलब नहीं है, हमको एल्टीट्यूड से मतलब है। तो सर एल्टीट्यूड क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा B sin थीटा। और सर बेस की लेंथ कितनी है? तो OA का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी, लेकिन वो लेंथ यहां से यहां तक होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि OA का जो मैग्नीट्यूड है वो A है, OB का मैग्नीट्यूड क्या है? वो B है, और परपेंडिकुलर BD क्या है? वो है B sin थीटा। तो आप कहेंगे सर एरिया तो निकल आया। तो सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है OACB, वो होता है बेस इंटू हाइट। सर हम लोग को सिखाया गया है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? बेस है आपका A, ठीक है?
और परपेंडिकुलर आपका क्या है, वो है बी साइन थीटा। बेस आपका ए है, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा है, तो आपके पास क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। यानी आपको आज के बाद ध्यान रखना होगा, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब आपको याद रखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम लोग फिर से कुछ बातों को और समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें पोजीशन वेक्टर्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं होते हैं, ऐसे केस में हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका भी निकालना काफी आसान काम होता है। अगर मान लीजिए आपके पास पोजीशन वेक्टर्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं गिवन है, इस तरह से गिवन है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए का भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, है ना, बी का भी कुछ होगा, मतलब ए जहां पे बी था वहां पहले ओरिजिन था, तो ओरिजिन से कोई क्वेश्चन आसान हो जा रहा था, लेकिन अब ओरिजिन नहीं है। अब आपके पास ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे, ए बी सी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे वर्टिसेस के। तो ऐसे केस में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, निकालना चाहे तो आप इसकी प्रूविंग भी कर सकते हैं। प्रूविंग कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ए बी वेक्टर तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपने सिखाया था कि जो ए बी वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा। वैसे ही सर बी सी वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये आपने ट्रायंगल ऑफ एडिशन बताया था। तो सर इससे ए बी वेक्टर आ जाएगा, बी सी वेक्टर आ जाएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन वैसे ही चल जाएगा, क्योंकि हमको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, बेस का भी मैग्नीट्यूड पता है, तो हम ट्रायंगल का एरिया लिख देंगे। जैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो ए क्या होगा, ए बी वेक्टर की लेंथ होगी, बी सी क्या होगा, वो बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हो सकता है ना याद रहे, तो आप ऐसे याद रखिए कि ऐसे केसेस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ए बी सी, वो आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। या आप लिख सकते हैं 1/2 बी सी क्रॉस बी ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 सी बी क्रॉस सी ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इन तीन तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये आपको याद रखना होगा। बस आपको याद रखना होगा कि अगर आप बी ए ले रहे हैं तो फिर बी सी लेंगे, है ना। अब क्रॉस करके मॉड ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप ए सी क्रॉस ए बी भी लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव जो आएगा भी तो वो मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप ये याद रखिए कि अगर पोजीशन वेक्टर्स दिए हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं अपना आंसर। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी कभी हमारे पास, मैंने आपको पैरेललोग्राम की पूरी कहानी बताई थी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें एक डायगोनल होता है a प्लस बी और दूसरा डायगोनल होता है a माइनस बी। आपको याद होगा, मैंने पिछले टर्न पे बताया था। तो जैसे आपके पास मान लीजिए पैरेललोग्राम फिर से हमने एक बना दिया, और पैरेललोग्राम में अब की क्या गिवन है, आपको डायगोनल्स गिवन है, यानी कि एडजेसेंट साइड सबकी नहीं गिवन है, अब की आपके पास डायगोनल गिवन है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए डायगोनल का जो दिया है वो वेक्टर ए है, डायगोनल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेक्टर ए से, और जो दूसरा डायगोनल है उसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ऐसा। और अगर आप वेक्टर ए वेक्टर बी मान लीजिए समझना चाहिए निकलेंगे कैसे, तो ये बहुत आसान होता है। आपके पास ए का पोजीशन वेक्टर दिया होगा, सी का पोजीशन वेक्टर दिया होगा, तो आप ए सी वेक्टर निकाल लीजिए। ए सी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब ये ए सी वेक्टर को मैंने ए लिख दिया है। वैसे ही आप बी डी वेक्टर निकाल लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब इसी को मैंने बी लिख दिया है, ठीक है ना।
तो मैंने ए और बी डायरेक्टली लिख दिया। मतलब आपके पास यदि डायगोनल्स गिवन हो तो भी आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इससे भी आपके पास एरिया निकल करके आ सकता है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको पता रहने चाहिए 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपको 24 घंटे पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर है a प्लस बी और दूसरा वेक्टर है a माइनस बी। तो देखिए ध्यान से, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। एक वेक्टर है आपका a प्लस बी, दूसरा वेक्टर है आपका a माइनस बी, और आपके पास जो गिवन है वो गिवन है जो वेक्टर a है वो आपका वो है i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर b है आपका i प्लस 2j प्लस 3k। तो आपको इतना कोई भी वेक्टर जल्दी कोई कराएगा नहीं फिजिक्स वगैरह में, मैं आपको वेक्टर्स पूरा समझा रहा हूँ, इसलिए आपको पूरा समझना है इसको, वरना लोग बहुत ही छोटा टॉपिक बनाते हैं वेक्टर्स का और उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन वेक्टर्स असलियत में काफी बड़ा टॉपिक होता है। तो आपके पास दो वेक्टर्स दिए हैं a और b, इससे आप पहले a प्लस बी निकाल लीजिए, फिर a माइनस बी निकाल लीजिए, अपनी कॉपी में करिए। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले आप a प्लस बी निकालिए। तो a प्लस बी का सम करिए तो क्या आ रहा है, देखिए वो आ रहा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब आप a माइनस बी करिए, जब आप a माइनस बी करेंगे तो ये आएगा 0i माइनस जे माइनस 2k। अब आपको क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर्स चाहिए तो दोनों के परपेंडिकुलर हो। अगर आप दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको सिखाया था कि दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो भी वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कैसे निकलता है, थंब से। तो जैसे ही आप a क्रॉस b करते हैं, a को b की तरफ रोटेट करते हैं, तो जो थंब होता है वो आउटवर्ड टू द प्लेन, बाहर प्लेन के ऊपर आता है, कॉपी के ऊपर आता है। तो मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है और इनका परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालना है तो आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और a प्लस बी वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a माइनस बी के साथ, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो उसके लिए भी मैंने आपको तरीका सिखा रखा है कि आप डिटरमिनेंट को यूज करके निकालते हैं। एक बार मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट को लिखते हैं और इसको यूज करके निकाल लेते हैं। तो आई जे के लिखेंगे, a प्लस बी वेक्टर के कोफिशिएंट है 2 3 4 और इसके हैं 0 -1 -2। तो जब आप लिखेंगे आई कैप तो पहली रो पहली कॉलम काट देंगे तो ये आएगा -6 -4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस जे के साथ आता है, फिर पहली रो दूसरी कॉलम कट जाएगी क्योंकि जे जो है पहली रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा -4 -0, ठीक है, प्लस के कैप, ये हो जाएगा -2 -0। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो वेक्टर निकलेगा वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर निकलेगा। मान लो ये वेक्टर सी, ये है -2i प्लस 4j -2k।
अब आपको काम बहुत छोटा सा करना है कि आपको वेक्टर नहीं निकालना था दोनों का परपेंडिकुलर, आपको दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं निकालना है, आपको दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जब आप वेक्टर निकाल चुके हैं तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमने बताया था यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का निकालते हैं तो उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस वेक्टर को आप डिवाइड कर देंगे इसी सेम वेक्टर के मॉडुलस से। तो बच्चों देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं, अब आपको क्लियर होना चाहिए इसके मॉडुलस से। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है डिनोमिनेटर में, तो 16 4 20, यानी ये 2√6 है। 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, ठीक है ना, 2√6। तो आपका आंसर लिख देता हूं मैं, दिस इज 1/2√6 -2i + 4j - 2k। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें काफी सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हुए होंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर्स का सम कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे करते हैं। काफी सारे इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन थे। तो आई होप आपको ये समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। अब बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को करना पड़ेगा, मैं वेट करूंगा आप उसको करें और आंसर मेरे को बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane ABC where A, B and C are points A जो है वो है 3, -1, 2, B जो है आपका 1, -1, -3 है ये, और जो आपका C है वो है 4, -3, 1। ये तो आपके पास ABC के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, ABC के वेक्टर्स आपको वर्टिसेस के गिवन है, और ABC क्या फॉर्म करेगा, ABC फॉर्म करेगा ट्रायंगल। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC। तो आप समझ गए होंगे कि ABC प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप कुछ बहुत आराम से काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा कि आप AB क्रॉस AC ले लीजिएगा। भाई मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि अगर आपके पास ABC वेक्टर्स गिवन है, अगर आप AB क्रॉस AC निकालिए, चाहे BC क्रॉस BA निकालिए, चाहे CA क्रॉस CB निकालिए, इससे जो वेक्टर आता है वो वेक्टर क्या होता है, उस गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। तो पहले आप एक काम कर लीजिए, AB क्रॉस AC निकाल लीजिए, और AB क्रॉस AC निकाल करके क्या करेंगे आप, जो वेक्टर आएगा AB क्रॉस AC वो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। जब ये वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर प्लेन वाला, उसका फिर आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को करने का मेथड है, इसको आप कर लीजिए। तो कैसे करेंगे आप समझ लीजिए इसको। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कहिए तो मैं लिख दूं। अगर आपका आ जाए तो आप उनको बता दीजिए।
तो सबसे पहले आप ए बी क्रॉस ए सी निकालिए। क्वेश्चन बड़ा है, ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालेंगे, इसमें भी टाइम लगेगा। ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर आपको ए बी वेक्टर नहीं निकालने आता तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरह से ए बी वेक्टर या बाकी सारे वेक्टर्स निकाले जाएंगे। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है 1 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। देखिए बी का पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। इस तरह से आपका ए बी वेक्टर निकलेगा। सिमिलरली आप ए सी निकाल लीजिए। ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी के लिए आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, आपका ए सी वेक्टर आ जाएगा। फिर आप ए बी क्रॉस ए सी निकाल, यानी कि ए बी वेक्टर आ गया, ए सी वेक्टर आ गया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आएगा माइनस 10i माइनस 7j प्लस 4k। अब आप एक काम कर लीजिए, आप ए बी क्रॉस ए सी निकाल चुके हैं, तो ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस ले लीजिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसकी मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। वो आएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 165। अब आपको क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। आपका फाइनल आंसर होगा वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस, यानी कि ए बी क्रॉस ए सी अपॉन उसका मॉडुलस। उसका मॉडुलस क्या है, अंडर रूट ऑफ 165। तो बच्चा ये आपका आंसर हो गया। तो आपको उसको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन मैंने किस तरह से किया, क्वेश्चन बड़ा है, आपको पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन का एक एक स्टेप करना होगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा।